नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताइए सभी साथी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और नदियों को हमने डिस्कस किया, नदियों को हमने पढ़ा, ठीक है। तो देखिए वो फैक्चुअल ही टॉपिक था, तो आई होप आपको सारी नदियां एकदम कवर हुई होंगी। और अगर आपको कोई सवाल ऐसा मिलता होगा तो आप कर पाते होंगे। तो बताइए एक बार, नदियों वाला टॉपिक जो है साथियों, रिवर्स जो उत्तर प्रदेश की हमने डिस्कस करी, वो आपको समझ में आई या नहीं आई, है ना। और उससे भी पिछली क्लासों में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या अगर आ रही हो तो आप बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि सर इस टाइप से अगर चीजें और हमारी होती तो और अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो आप मतलब स्वतंत्र हैं, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत। जौनपुर की धरती से भाई प्रणाम भाई स्वीकार है आपका, ठीक है। अनुभव सिंह है ना, बिल्कुल भाई। सौरभ यादव जी, ठीक है। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वाला इश्यू है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वरुणा रिवर तक हो गया था तो वही अंत था हमारा, वरुणा रिवर, ठीक है। पवन कुमार जी, जय भीम भाई, ठीक है। पवन जी, मिश्रा पटेल नमस्कार। नेहा पांडे हैं, लोकेंद्र भाई हैं कुशवाहा जी ललितपुर से, ठीक है। निशा पूजा राज जी हैं, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, है ना, बताइए भाई। कुमकुम चौधरी, चलिए सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम है। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज हम साथियों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश की वनस्पतियां एवं वन्य जीव, ठीक है। देखिए इसमें रामसर साइट वाला भी था, तो उत्तर प्रदेश में अपवाह प्रतिरूप का सवाल नहीं बनता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अपवाह प्रतिरूप का, यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न है उसका सवाल नहीं बनता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब गंगा का जो अपवाह तंत्र है वही उत्तर प्रदेश में भी होगा, ठीक है। जो गंगा का साथियों पैटर्न है, जो हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वही उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी में भी वही होगा। यमुना का जो हम पढ़ते हैं वही होगा, तो वो अलग चीज नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है भाई। तो आज अब देखिए रामसर साइट वाला जो टॉपिक है फैक्चुअल है, उसमें लिखने के लिए है तो मैं राष्ट्रीय उद्यान वगैरह यूपी के डिस्कस करूंगा तो वहां पर वो लिखा दूंगा, चिंता मत करिए। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं और हेडिंग लगाएंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश। थोड़ा बड़ा सा नाम है टॉपिक का, पर टॉपिक बहुत मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इतना बड़ा नहीं है। चलिए ठीक है। यूपी करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी करें। यूपी करंट अफेयर्स का यही है कि 4-4, 5-5 पॉइंट बनते हैं एक वीक में। अगर मोस्टली देखे जाएं तो 10-12 पॉइंट बनते हैं एक वीक में, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है यूपी का करंट अफेयर्स तैयार करना, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। एक वीक में 10 पॉइंट लगभग यूपी में बनते हैं, तो आप उनको ढूंढ के, जैसे जागरण हो गया, ठीक है, और ये कुछ जो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है उनसे आप उनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। बाकी हमारी तरफ से कुछ हो सकता है तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा नेचुरल 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 वेजिटेशन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश। वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है भैया, ठीक। इसको हम साथियों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। यानी कि इसको साथियों इस प्रकार से हम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है। वन्य जीव, क्लियर। ये हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। प्रतिभा, सर आप सबका नाम लीजिए, आप भेदभाव करते हैं। भाई देखिए, मेरे नाम लेने से आपको बॉलीवुड से ऑफर तो नहीं आने वाला है,
ठीक है। तो इसमें भेदभाव वाली बात क्यों ही आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। अगर मैंने नाम ले दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई, ठीक है, बॉलीवुड से ऑफर आएगा कि चलिए भाई अब सर ने फाइनली आपका नाम ले ही दिया है तो अब आपको, ठीक है, जो ये फिल्म है ये दी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ना। मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं हूं जो नाम ले दूंगा तो कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे साथियों, सबसे पहला पॉइंट इसमें से सवाल कैसे बनता है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, यानी कि यूपी में जो प्राकृतिक वनस्पति है साथियों वो कौन कौन सी पाई जाती है, और वो वृक्ष जो है वो किस किस काम में आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर साथियों हमें इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे पहली हेडिंग लगानी है प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है समझिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा प्राकृतिक वनस्पति जो है साथियों वो क्या होती है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है ना भाई, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति साथियों क्या होती है उसको हम देखेंगे, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन, अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है साथियों कि ऐसी वनस्पति, ठीक है, ऐसी वनस्पति है ना, ऐसी वनस्पति जो बिना मानव के हस्तक्षेप के उग आती है, यानी कि मानव के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जाती, ठीक है। तो उसी को हम प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं उसको, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर। तो प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसी वनस्पति है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसी वनस्पति से है, ऐसी वनस्पति से है, ऐसी वनस्पति से है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, ठीक है। तो ऐसी वनस्पति साथियों जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, अगर हम बात करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं उसको, प्राकृतिक वनस्पति का नाम देते हैं, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो किसी भी क्षेत्र की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो वहां की मिट्टी और वहां की, ठीक है, जलवायु पर निर्भर होती है, वो वहां की मिट्टी और जलवायु पर निर्भर होती है। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, अगला हमारा पॉइंट ये होगा, ठीक है, अगला, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र की मिट्टी तथा जलवायु पर निर्भर होती है, तथा जलवायु पर निर्भर होती है, ठीक है। किस पर निर्भर होती है, तथा जलवायु पर निर्भर होती है ना भाई। तो ये भी पॉइंट हमें यहां पर ध्यान रखना है कि ये डिपेंड करती है साथियों, ये जो है ये डिपेंड करती है किस पर, है ना। अगर हम बात करेंगे तो जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, नेचुरल जो वेजिटेशन है साथियों ये किस पर डिपेंड होगा, तो ये डिपेंड होता है, ठीक है, ये डिपेंड होता है किस पर, वहां की क्लाइमेट पर। और एक और जो फैक्टर है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा सॉइल। किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति इन चीजों पर साथियों, ठीक है, इन चीजों पर क्या होती है, डिपेंड करती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ठीक है, और जलवायु पर निर्भर करती है। अभी एक सवाल आरओ में आया था कि उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है।
क्या आंसर इसका? देखिए कितने, मैंने सारी चीजें ये पढ़ाई थी साथियों उसमें कि कितने मतलब जलवायु प्रदेश हैं और कहां कहां पर वो कौन से पश्चिमी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र कैसे बांटा गया है, तो वो सवाल भी वहां से आया हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश को 4 जलवायु क्षेत्रों में नहीं बांटा गया, 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो स्टेटमेंट गलत था। जो आर्थिक क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो वो भी स्टेटमेंट गलत था, यानी कि वो दोनों ही स्टेटमेंट जो थे वो गलत थे साथियों। ठीक है, वो कैसे थे? वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हमारे हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, यूपी को अगर बात करेंगे यूपी की, ठीक है, तो यूपी में जो क्लाइमेट, आगे इसी में बताऊंगा इसी टॉपिक में, यूपी के जो क्लाइमेटिक रीजन है, जो जलवायु क्षेत्र है साथियों, वो कितने हैं? 9 जलवायु क्षेत्र हो जाते हैं। कितने हैं? 9 जलवायु क्षेत्र वहां पर हमारे हो जाते हैं। ठीक है ना, वही तो क्वेश्चन गलत हो गया है ना। देखिए अगर मतलब क्लाइमेट को अगर बहुत डीप में पढ़ेंगे ना, तो वो पहली लाइन से ही सवाल आया हुआ था, उसमें टफ वाली तो बात ही नहीं थी। यानी कि यूपी जीके के सीरियसली सवाल बहुत सरल थे भाई, है ना। और यूपी पीसीएस में भी यूपी जीके के सवाल बहुत इजी सवाल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्लाइमेट किस पर डिपेंड होगी? सनलाइट पर ही तो डिपेंड होगी, है ना। क्लाइमेट जो है सनलाइट पर ही तो डिपेंड होगी। अभी समझते हैं भाई लेखराम भाई जी इसको, है ना। देखिए तो अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले कुछ एक पॉइंट में शुरुआत में थोड़ा सा स्लो तरीके से आपको समझाऊंगा, फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने क्षेत्र पर वनों का विस्तार है, किस प्रकार की वनस्पतियां वहां हमें देखने के लिए मिलती हैं, कहां कहां कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इनसे सवाल आपसे पूछा जाता है। उन वृक्ष की जो छाल है, उन वृक्ष की जो पत्तियां हैं, उन वृक्ष का जो तना है, उनसे साथियों क्या क्या बेनिफिट हमें होते हैं, वो भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, है ना, जो साथियों हमारा तेंदू का वृक्ष होता है, तेंदू का वृक्ष जो होता है उससे साथियों क्या बनाया जाता है? बताइए भाई, तेंदू का वृक्ष उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उससे क्या बनाया जाएगा? बोलिए, उससे क्या बनाया जाता है? ठीक है, तो अब देखिए एक पॉइंट और बताऊं मैं, प्राकृतिक वनस्पति में आएगा क्या, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट बात है। तो प्राकृतिक वनस्पति में साथियों हमारी आती है घास, बीड़ी बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति में क्या आती है? अगर इसके उदाहरण देखें, जैसे जैसे प्राकृतिक वनस्पति में आती है साथियों क्या? घास। ठीक है, घास आ जाएगी, घास आ जाएगी साथियों, है ना। और आ जाएगी इसमें क्या? इसमें आ जाएंगे वन। ठीक है, क्या आ जाएंगे? वन आ जाएंगे, इसमें फॉरेस्ट आ जाएंगे। देखिए वन अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो बात हम कर लेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगी साथियों जितनी भी झाड़ियां हमारी हैं। ठीक है, जितनी भी झाड़ियां हमारी हैं वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे, तो ये प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, ये प्राकृतिक वनस्पति हमारी हो जाएगी। क्लियर? चलिए, हाँ, वो देखिए यूपी का विभाजन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, आर्थिक रूप से अलग, जलवायविक रूप से अलग और भौतिक रूप से अलग। तो भौतिक रूप से यूपी 3 भागों में बटी हुई है, आर्थिक रूप से यूपी को 4 भागों में बांटा गया है और जलवायु के आधार पर यूपी को 9 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन कितने हैं? तो वो 9 हैं। अगर हम बात करेंगे साथियों जियोग्राफिकल कितने हैं, तो जियोग्राफिकल कितने हैं? भौगोलिक कितने हैं? भौगोलिक 3 हैं, भावर, मैदान और पठार। अगर इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इकोनॉमिक कितने हैं? तो इकोनॉमिक साथियों हमारे हो जाते हैं कितने? तो वो हो जाते हैं 4। बुंदेलखंड रीजन, पश्चिमी, पूर्वांचल और सेंट्रल रीजन, यानी कि जो केंद्रीय भाग होता है। वन और जंगल में डिफरेंस ये होता है कि जो वन होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं, उन मतलब वनों को लगाया भी जाता है। लेकिन जंगल जो है फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु पर। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश की अगर जलवायु की बात करेंगे तो आपने जलवायु क्लाइमेट पढ़ी होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, है ना। तो आपने ये पढ़ा होगा कि ये टेम्परेचर पर यानी कि सनलाइट पर डिपेंड होती है। जैसे अगर हम बात करें ये हमारा, ठीक है, क्या है साथियों, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ की बात करते हैं तो ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारी इक्वेटर वाली लाइन हो गई। और अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो ये 23.5 डिग्री क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है भाई, बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या पास होता है उत्तर प्रदेश से। और अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये साथियों हमारा 23 एंड साउथ में हो जाता है। क्लियर। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो समझिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है साथियों, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो जाएगा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसको कहा जाएगा। बिल्कुल नहीं पास होती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए यहां पे साथियों अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, ये है 66.5 डिग्री वाली लाइन। कौन सी है ये, 66.5 डिग्री वाली लाइन, जिसको हम आर्कटिक व्रत के नाम से जानते हैं। क्या आर्कटिक व्रत उत्तर प्रदेश से गुजरता है, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं गुजरता। यानी कि आर्कटिक व्रत और कर्क रेखा के बीच में उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। आर्कटिक व्रत और कर्क रेखा के बीच में उत्तर प्रदेश की क्या होती है, लोकेशन होती है। ये हमारा साथियों क्या है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सन है ना, सूर्य हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का एकमात्र सोर्स क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा सूर्य, ठीक है। सूर्य की किरणें इस रीजन में सीधी पड़ती हैं। जब इस रीजन में सीधी पड़ती हैं तो इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान, औसत, इस क्षेत्र का औसत वार्षिक जो तापमान है, औसत वार्षिक जो तापमान है साथियों, वो कैसा होता है, तो औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक, यानी कि एवरेज एनुअल जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, अधिक होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी होगी, मैं रिवाइज कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। अब देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे, अगर हम यहां पर बात करेंगे जब इस क्षेत्र का एवरेज जो टेम्परेचर है एनुअल वो कैसा होता है, ज्यादा होता है, तो यहां पर साथियों आप मुझे बताइए औसत यानी कि एवरेज वेपोराइजेशन भी तो ज्यादा होगा, वाष्पीकरण भी यहां पर कैसा होगा, अधिक होगा। वाष्पीकरण भी कैसा होगा, यहां अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक है तो वाष्पीकरण भी तो अधिक होगा। अगर वाष्पीकरण अधिक होगा साथियों तो ऊपर जाने पर आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन की क्रिया होगी और कंडेंसेशन भी अधिक होगा। जब वाष्पीकरण अधिक है तो कंडेंसेशन अधिक होगा। जब कंडेंसेशन अधिक है तो आपको पता है बादलों का निर्माण संघनन की क्रिया से ही होता है, तो बादल भी कैसे होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो इस क्षेत्र में बादलों का निर्माण ज्यादा होगा। जब बादल ज्यादा बनेंगे साथियों तो वर्षा इस क्षेत्र में हमें कैसी देखने के लिए मिलेगी, अधिक देखने के लिए मिलेगी। जब वर्षा अधिक होगी तो यहां पर वनस्पतियां जो है वो कैसी पाई जाएंगी, यहां पर वेजिटेशन कैसे होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, वनस्पतियां अधिक होंगी तो साथियों यहां पर जीव जंतु भी अधिक पाए जाएंगे। और जब जीव जंतु अधिक पाए जाएंगे तो ये दोनों जब जहां अधिक होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी यहां पर हमें अधिक देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में सबसे घने जंगल पाए जाते हैं, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये जो है ये बात हो रही है इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि हमारा यूपी जो है वो तो इस क्षेत्र में है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने यूपी पर, अब हम आते हैं साथियों अपने यूपी पर, उत्तर प्रदेश पर। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको पता है यहां पर जो टेम्परेचर है साथियों वो कैसा रहेगा, तो इस क्षेत्र में जो तापमान है, इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है, ठीक है, इस क्षेत्र में जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो टेम्परेचर कम रहता है इसीलिए तो मानसूनी हवाएं चलती हैं, क्योंकि दोनों क्षेत्रों के टेम्परेचर में डिफरेंस है। जब दोनों क्षेत्रों के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो यहां पर एयर प्रेशर में भी डिफरेंस होगा। जब एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा तो यहां पर जो विंड्स हैं, जो पवनें हैं, वो एक्सचेंज होगी, वो अलग अलग तरीके से चलेंगी। तो जब वो अलग अलग तरीके से चलेंगी तो उन्हीं पवनों को मानसूनी पवनों के रूप में हम जानते हैं। ऐसी पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है जो वर्षा कराती हैं, जो रेनफॉल कराती हैं, ठीक है। तो अब बात यह आएगी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है सर वो कौन से क्षेत्र में स्थित है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे
ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे साथियों तो वो हमारा कौन सा होगा, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा टेम्परेट जोन में, है ना। किसमें हो जाएगा, टेम्परेट जोन में, यानी कि ये तो ट्रॉपिकल जोन हो गया ना, ये कौन सा हो गया साथियों, तो ये हमारा हो गया ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन ये हो जाता है ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। और ये यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोला जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोला जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय, जैसे अमेजन वर्षा वन का आपने नाम सुना होगा, अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो इसी क्षेत्र में आते हैं, अमेजन वर्षा वन। ये जो है साथियों, यहां पर जो जलवायु पाई जाती है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जाएगा, ठीक है। सब ट्रॉपिकल भी कह देते हैं कई कई बार, लेकिन टेम्परेट जोन इसको कहा जाएगा, टेम्परेट जोन, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है साथियों वो किस जोन में आता है, टेम्परेट जोन में आता है, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट। अब देखो ये दोनों अलग अलग जलवायु हैं, तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं साथियों, इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो उस क्लाइमेट को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, है ना। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु उसको कहा जाता है, मानसूनी जलवायु। और उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार की जलवायु हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात यहां तक। तो आप बताइए, देखिए ये चीज पहले आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखी है, वही चीज मैंने रिपीट करी है। जब दो जगह की टेम्परेचर में डिफरेंस हो, एयर प्रेशर में डिफरेंस हो, और क्योंकि मानसूनी पवनें इधर से उधर चलेंगी, तो वहां पर फिर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का नाम दिया जाएगा, ठीक है। कितना लिखा दिए हैं सर, ठीक है। देखिए मैंने एक पॉइंट ये लिखाया था कि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति वाला टॉपिक है, ये दोनों चीज हमने यहां पर लिखी, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। अब हम फिर आए अगले पॉइंट पर, तो आगे हमने बात करी कि जो अर्थ है हमारी, उस अर्थ पर किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार की सिचुएशंस हैं। और हमारा जो यूपी है साथियों वो इस क्षेत्र में है, तो यूपी में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का विस्तार देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी का विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट यहां से आगे बढ़ा जाए भाई, बोलिए। बिल्कुल, हाँ भाई, ठीक है। 2 दिन पहले ज्योग्राफी का ही टॉपिक है ये, ठीक है, वनस्पति। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, यूपी जो है हमारा उसमें कितने प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बताएंगे आप लोग। क्या मैं ये कहूं कि उष्ण यूपी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार क्या हमें देखने के लिए मिलता है, क्या हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो यूपी में हमें देखने के लिए मिलते हैं क्या। ठीक है, चलिए भाई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, वहां पर नहीं पाए जाते, नहीं कि सदाबहार वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो समझिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पतियां क्या होती हैं वो हमने ये बात डिस्कस करी। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा साथियों वो होगा हमारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो वन है उनका विस्तार कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले एक एक करके हम वनों की बात करेंगे साथियों, और फिर एक एक करके उन सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पर्णपाती वन ही सामान्यतः हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। पर्णपाती वन ही हमें सामान्यतः देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो यूपी में सबसे पहले बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर शीतोष्ण कटिबंधीय जो है क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आता है, लेकिन इसके आगे उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल क्यों लगाते हैं। तो ट्रॉपिकल लगाने का कारण मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश में यह जलवायु पाई जाती है, यह जलवायु पाई जाती है।
और देखिए जलवायु जो है, आपने जलवायु के बारे में पढ़ा ही है कि जलवायु जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। लंबे समय की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं क्लाइमेट कहलाती हैं। क्लाइमेट में हम लगभग 25-30 वर्ष पिछले जो निकल के गए हैं उनकी क्या देखते हैं, औसत वार्षिक वर्षा, औसत तापमान, वो सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, पर्णपाती को डेसिडुअस बोलते हैं, मैं लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो वन पाए जाएंगे वो होंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है साथियों वो हमारे उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि, है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी दो प्रकार हैं। एक है साथियों हमारे, एक हमारे हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कौन से हो जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं साथियों ट्रॉपिकल, इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ठीक है, मॉइस्ट फॉरेस्ट यानी कि जो नमी। ठीक है, जैसे राजस्थान वगैरह का अगर हमने बात करी होगी तो राजस्थान में कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी कटीले वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं, बात करेंगे उसकी। क्या क्लास ठीक से चल पा रही है भाई? कई लोग कह रहे हैं सर बफरिंग हो रही है, एक बार बताइए भाई क्या सारी चीजें एकदम ठीक है या नहीं? एक बार बोलिए सभी साथी, क्या साथियों चीजें एकदम ठीक है या नहीं है? बोलेंगे नो बफरिंग, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। ठीक है, और दूसरे हमारे कौन से होंगे, तो दूसरे हमारे हो जाते हैं साथियों कौन से, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जो वन है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की हम बात कर लेंगे। ठीक है, शुष्क का मतलब ये हो जाएगा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है साथियों वो इसको कहा जाएगा। तो ये दो प्रकार के वनों की पहले चर्चा करते हैं, फिर एक एक करके सभी वनों को डिस्कस करेंगे। अब देखिए आर्द्र का मतलब जहां नमी ज्यादा होगी, शुष्क का मतलब जहां नमी कम होगी, है ना। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इन वनों की क्या विशेषता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की क्या विशेषता है, इनको एक बार डिस्कस करते हैं और फिर एक एक करके बात कर लेंगे। ठीक है, तो इनके उदाहरण क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, वो सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इनके उदाहरण क्या है और इनकी विशेषता क्या है। ठीक है सर, आपकी और हिंदी की क्लास में ही परेशानी होती है। ठीक है यार, पता नहीं अब क्या कह सकते हैं भाई। ठीक है, किसी ठीक से व्यक्ति को जो एकदम इसको शास्त्रों का ठीक ठाक ज्ञान हो, है ना, तो ऐसे व्यक्ति से बात करता हूं कि भैया क्लास जो है जैसे ही एंट्री होती है हमारी तो बफरिंग करने लगती है, थोड़ा कुछ बताइए उपाय। ठीक है, तो वो बताएंगे फिर कि पीपल पे जो है वो चढ़ाना है, ठीक है, उसमें हल्का सा सिंदूर भी डालना है, तो ये सारी बातें तो करता हूं बात आज, फिर देखेंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे यहां पर तो समझिएगा। ठीक है, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो समझते हैं आप लोग हंस जाते हैं भाई। ठीक है, तो मतलब सही तो बोला है और तो क्या ही कह सकते हैं सर, आप डांटते नहीं हैं, ये सब इसलिए बोलते हैं। देखिए यार, अब आप मतलब आपको क्या डांटा जाए, अच्छा थोड़ी लगता है नींबू मिर्ची, अच्छा वो भी है, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए ये आप खुद समझदार हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब इसमें मैं आपको डांट के जबरदस्ती बच्चों की तरह पढ़ाया जाए कि
बैठो पहले पढ़ो, होमवर्क करो पहले, उसके बाद ही खाना मिलेगा, या होमवर्क करो उसके बाद साइकिल दिलाएंगे, तो वो जीवन अब चला गया है। ठीक है नहीं भाई, सैड वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस ऐसे ही है। नहीं देखिए, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करता हूं, मैंने शुरुआत में ही ये बोला है कि मुझे किसी की भी इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो प्लीज आप उस बात को ऐसे मत लिया करो भाई। ठीक है, चलिए, पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं आप, नेगेटिव बहुत जल्दी लेते हैं, है ना। जैसे वो मन का खेल होता है ना, कि मन को जब आपसे गलत काम कराना होगा तो मजबूत एविडेंस पीछे लाके खड़े कर देता है कि इस टाइप की चीजें करोगे तो ये हो जाएगा। जब अच्छे काम कराने होंगे तो ये कमजोर एविडेंस आपके सामने लाके रखेगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई नहीं इसे करानी तो ये कहेगा फिर कि मतलब देखिए वो भैया जो थे हमारे गांव के, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो तो नहीं पढ़े। क्लियर, तो यही है कि आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता, ये आपके मन की बात है, और आपका मन करता है तभी आप पढ़ेंगे, ये निश्चित है। अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी बातें मैं इसीलिए किसी को नहीं डांटता भाई, सब मस्त रहिए एकदम। चलो आगे चलते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष जो हैं साथियों, ये उत्तर प्रदेश में वहां पाए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश में हमें वहां पर देखने के लिए मिलेंगे जहां औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जो है, ठीक है, वहां पाए जाएंगे जहां औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है, एवरेज एनुअल जो रेनफॉल है साथियों, वो कितना हो, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए साथियों, 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में जो है औसत वार्षिक वर्षा होगी। वहां पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। क्लियर, अगर हम बात करेंगे यहां पर तो समझिएगा, अगला जो पॉइंट है साथियों, अगला जो पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो समझिएगा। ठीक है, समझिएगा, ये जो वन है साथियों, ये वन उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के भावर, भावर एवं, भावर एवं तराई क्षेत्र में, भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं ये, तो भावर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि वहां सबसे ज्यादा नमी वहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, वहां पर साथियों हमें ठीक ठाक नमी देखने के लिए मिलती है, इसलिए वहां ये पाए जाते हैं, है ना भाई। यानी कि दीज फॉरेस्ट फाउंड इन भावर एंड तराई रीजन, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ये जो वृक्ष हैं साथियों हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो तराई जो हिस्सा है, वहां पर साथियों अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा वर्षा हमें प्राप्त होती है। अच्छा ये बताओ, तराई क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है, सर्वाधिक वर्षा तराई क्षेत्र में होने का कारण क्या है उत्तर प्रदेश में, क्यों तराई रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा देखने के लिए मिलती है, बोलिए भाई, बताएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, बोलिए भाई। एक तो हिमालय हो गया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हिमालय के नजदीक होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है भाई, ठीक है, इसका मतलब आपको पता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ही हमें साथियों बड़े आंसर लिखने में हेल्प करती हैं। ह्यूमिडिटी एंड हिमालयन रेंज, बहुत सुंदर भाई। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिएगा, अब इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें ये वृक्ष हमें पाए जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, मैं यहां जिलों के नाम, ठीक है, मेंशन कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इन जिलों में साथियों ये पाए जाते हैं। ठीक है, इन जिलों में ये पाए जाते हैं। देखिए जिले इंपॉर्टेंट हैं, जिले जो हैं साथियों वो इंपॉर्टेंट हैं हमारे, है ना, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, समझिएगा। जैसे सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर,
सहारनपुर होगा, ठीक है, बिजनौर होगा, बिजनौर, बिजनौर। अच्छा ये बताइए सहारनपुर किस उद्योग के लिए फेमस माना जाता है? सहारनपुर जो है साथियों वो किस उद्योग के लिए फेमस माना जाता है? ठीक है, तो रामपुर हो जाएगा, रामपुर, रामपुर, महाराजगंज, 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 बदायूं, महाराजगंज सॉरी, महाराजगंज के बाद बहराइच, बहराइच, मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, मुरादाबाद हो जाएगा। ठीक है, मुरादाबाद से भी तो एक सवाल आया हुआ था भाई, आया हुआ था या नहीं आया हुआ था? ठीक है, और साथियों कौन सा हो जाएगा? बरेली, कौन सा हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ये जिले हमारे वे जिले हैं जहां पर साथियों ऐसे वन पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वाले वन हैं। क्लियर? राम नहीं, ठीक है, सहारनपुर जो है वो साथियों किसके लिए फेमस है? तो वो फेमस है कागज के उद्योग के लिए, कागज के उद्योग के लिए, है ना। मिस्टर पटेल कह रहे हैं मुरादाबाद की बिरयानी। ठीक है, ऐसी ही चीजें तो दिक्कत देती हैं हमें, क्योंकि हम हमेशा चीजों को हल्के में लेते हैं और जब सवाल आता है तो फिर हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है यार हमारे साथ। ठीक है, पीतल नगरी से आया था, बिल्कुल मुरादाबाद का जो वो सवाल था वो दोनों ऑप्शन उसमें सही थे। ये जो है साथियों हस्तशिल्प के लिए प्रमुख जो है विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया है। पीतल के उद्योग के लिए जाना जाता है, पीतल के बर्तन, स्पेशली पीतल की मूर्तियां कहां बनती हैं? मथुरा में। देखिए पीतल का काम जो है, पीतल से 3 पॉइंट बनते हैं, है ना। मैप पर मैं लोकेट करता हूं अभी। देखिए पीतल के बर्तन मुरादाबाद, पीतल की मूर्तियां मथुरा, और पीतल की घंटियां एटा जिले में जलेसर। ठीक है, पीतल के बर्तन जो हैं वो मुरादाबाद, पीतल की मूर्तियां पूछ ले मथुरा, पीतल की घंटियां पूछ ले तो वो हमारा जलेसर एक जिला है, जलेसर एक साथियों कस्बा है, एटा जिले के अंतर्गत आता है। तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों जो है अलग अलग हैं। ठीक है, तो दूसरा बात, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक कंसेप्ट है जो भारत सरकार की ही योजना है, उसमें साथियों इसको शामिल किया गया था। उत्तर भारत का पहला ये क्षेत्र हमारा हो जाता है। आंवला भी था, आंवला आपको पता है वो प्रतापगढ़ का फेमस है। घी आपको पता है औरैया का फेमस है। ठीक है, काला चावल सिद्धार्थनगर का फेमस हो जाएगा। और जो केला था साथियों हमारा वो कुशीनगर जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल मैं लिखाऊंगा ये सारी चीजें, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब इंडस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तब। ठीक है, तब इनको सबको डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इन पर डिस्कस करते हैं। तो ये वन उत्तर प्रदेश के भावर एवं तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये जिले हमारे हो जाते हैं। अब इन वनों में साथियों क्या देखेंगे? तो इन वनों में हम देख लेते हैं कि मतलब कौन कौन से वृक्ष हैं। ठीक है, हाँ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरा आपको एकदम कवर कराएंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों बात करते हैं। तो वो इनमें साथियों वृक्ष कौन कौन से होंगे? तो वृक्ष और इंपॉर्टेंट है, वृक्ष को डिस्कस एक बार कर लेते हैं। ठीक है, वृक्ष हमारे कौन कौन से होंगे? तो देखिए अगर हम वृक्ष की बात करेंगे तो सागौन, सागौन, ठीक है, सागौन हो जाएगा, साल, साल के वृक्ष हो जाएंगे, सागौन हो जाएंगे साथियों, साल का वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, हुर्रा हो जाएगा, हुर्रा एक वृक्ष है, हुर्रा। ठीक है, बेर हो जाएगा, बेर, बेर हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, आंवला। ठीक है, आंवला हो जाएगा। तो आंवला हमारा कहां का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, आंवला। अगर हम बात करेंगे साथियों महुआ हो जाएगा, महुआ। तो इन प्रजातियों के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, महुआ, इन प्रजातियों के वृक्ष यहां पर पाए जाते हैं, महुआ आदि। ठीक है, तो ये वाली जो प्रजातियां हैं उनके वृक्ष हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा है पहले वाले में, ये मैंने लिखा है इस वाले में, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, मैं जो है साथियों अभी जो डिस्कशन चल रहा है हमारा वो इसके बारे में चल रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात चल रही है, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, कितने दिन में खत्म होगा? देखिए यार कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले आपको जो प्री के लेवल की चीजें हैं और मेंस की भी कुछ चीजें आपको एकदम कवर करा दी जाएं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, आप हो जाएगा पूरा, बस आपका कोऑपरेशन उसमें ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें।
अगले पॉइंट पर बात करें भाई, बोलो एक बार जल्दी से, यहां तक के पॉइंट्स क्लियर। तो अब आएंगे हम उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों पर। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों पर आएंगे। हाँ, तो आप समझिए ना, ये जो है साथियों वन झाड़ी और उन्हीं को तो डिस्कस हम कर रहे हैं, उन्हीं को तो डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए हमारे ये हो जाते हैं। अगला हेडिंग हम डालेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, बेर होगा बेर, चिंता मत करिए। ठीक है, सही है, गलत नहीं है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है हमारा, ठीक है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हमारी होती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, समझिएगा। तो देखिए इन वनों का जो विस्तार है साथियों, इन वनों का जो विस्तार है, ठीक है, यहां पर समझिए, यहां पर औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 70 से 70 से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के मध्य में होनी चाहिए। 70 से 100 सेंटीमीटर के मध्य में वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तेंदु किस में आएगा डिस्कस करेंगे, आने वाला है, चिंता मत करो। ठीक है, तो बस सुनते रहो आप। उसके बाद अगर बात करेंगे ये वन उत्तर प्रदेश के, ये वन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर फैले हुए हैं, सर्वाधिक भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक भाग पर ये जो वन है साथियों वो फैले हुए हैं। क्लियर, सर्वाधिक भाग पर ये जो वन है साथियों वो फैले हुए हैं, यानी कि सबसे ज्यादा भाग। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये वन गंगा के मैदानी भागों में पाए जाते हैं, गंगा के मैदानी भाग में पाए जाते हैं, ये वन गंगा के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो वन है साथियों वो गंगा के मैदानी भाग में पाए जाते हैं, तो ये भी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक भाग पर, तो यहां पर ही एक लाइन में ऐड कर देता हूं, प्रदेश के कुल वनों के 32% भाग पर। ठीक है, प्रदेश में जो कुल वन है उसमें लगभग 32% भाग पर हमारे ये वाले वन जो है साथियों वो पाए जाते हैं। क्लियर, अब हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा, है ना, समझिएगा भाई, समझिएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए बेसन के लड्डू मुझे भी पसंद है, और ये वाहियात चीजें मत लिखिए प्लीज इसमें, फिर पता चला कि इसमें मैं लिख कुछ और रहा था और कुछ और लिख गया। ठीक है भाई, मिस्टर पटेल जी आप धैर्य रखिए यार, ऐसी मतलब बातें क्यों लिख रहे हैं। चलिए, देखो इधर, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे साथियों समझिएगा, इसमें उदाहरण लिखते हैं कौन कौन से वृक्ष इसमें पाए जाएंगे, उदाहरण। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें आएंगे तो वो समझ लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो समझिएगा, ठीक है, इसी में आएगा साथियों हमारा कौन सा, तेंदु, तेंदु आएगा, तेंदु आएगा। ठीक है, तेंदु के बाद इसमें नीम आएगा, नीम। ठीक है, कौन सा आएगा, नीम। जो हमारे आसपास जो साथियों, ठीक है, हम देखते हैं वही वृक्ष इसमें शामिल हो जाएंगे, है ना भाई। अगर हम बात करेंगे तो खैर के वृक्ष आएंगे इसमें, खैर। ठीक है, खैर के वृक्ष आ जाएंगे, है ना। अगर खैर के वृक्ष से क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कत्था। जामुन, जामुन आ जाएगा, जामुन,
है ना, नीम आ जाएगा, नीम, ठीक है, पीपल आ जाएगा साथियों, पीपल, पीपल आ जाएगा, है ना भाई, तो पीपल आ जाएगा। तो ये वृक्ष हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे यहां पर, ठीक है, तो पलास जो है साथियों वो भी हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, पलास। तो ये वृक्ष इसमें आएंगे, पलास आदि। खैर के वृक्ष से क्या बनाया जाता है, कत्था बनाया जाता है। तेंदू के वृक्ष से क्या बनाया जाता है, तो तेंदू के वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है। ऐसे वृक्ष उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं जिनसे सिर्फ नशे की चीजें बन रही हैं। कितनी अजीब बात है भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए इन वनों के बीच बीच में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वो संरचनाएं, ठीक है, इन वनों के मध्य में, ठीक है, इन वनों के मध्य में, इन वनों के मध्य में, इन वनों के मध्य में, मध्य में मैदान, मैदान तथा पार्कलैंड जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, तथा पार्कलैंड जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, पार्कलैंड जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है, संरचनाएं पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट, ये हमारे इन वनों की विशेषता हो जाती है, इन वनों की ये विशेषता हो जाती है साथियों, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को। पार्कलैंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 पेड़ लगे हुए हैं, और 10 पेड़ जब लगे हुए हैं साथियों तो उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे जामुन का बाग है, तो जामुन का जो बाग है, हाँ मैं वही बता रहा हूं, जामुन का जो बाग है साथियों उसके बीच बीच में आपने देखा खाली स्थान होता है, उसी को हम पार्कलैंड कहते हैं, उस पर जो घास पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जैसे मान लीजिए आम का बाग है, तो आम का बाग है, उसके बीच में जो घास पाई जाती है, पेड़ों के बीच में जो घास पाई जाती है उसको पार्कलैंड कहते हैं। कोई बात नहीं, नीम 2 बार लिख दिया है क्या, ठीक है, नीम 2 बार लिख दिया है, एक बार नीम को हटा देते हैं भाई, ठीक है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट पेड़ है कि इसको 2 बार क्या 3 बार भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब वही होता है, ठीक है। तो वो साथियों यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, कल नया स्टार्ट करेंगे, मतलब नया जो वन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना ही करते हैं, थोड़ा सा समय, कल परसों तक की बात और है, यूपी पुलिस का अगर पेपर हो जाएगा उसके बाद एकदम फ्री है, आपसे ही फिर बात हुआ करेगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समय का रहता है क्योंकि क्लासेस मतलब एक एक बैच में ठीक है। चलिए ठीक है, आप इतना तब तक पढ़िए। और बाकी देखिए, बाकी मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे मान लीजिए यूपी में जो हमारे स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना, ज्योग्राफी का ही स्टैटिक वाला पार्ट होता है, तो वो चीजें आप पढ़ते रहिए, वो चीजें जो है साथियों आप पढ़ते रहिए, वो आपके काम ही आने वाली चीजें हैं। अगर हम साथ के साथ चीजों को करते रहेंगे तो फिर बोझ उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, है ना, नया जो है साथियों वृक्ष उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।